आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन के मंथली करंट अफेयर्स की हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है और इंटरनेशनल रिलेशन की सेकंड वीडियो। मुझे फर्स्ट वीडियो का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, थैंक यू वेरी मच। और मैं उसी तरीके से और डीपली बताता चलूँगा। स्पेशली लोगों ने मुझे और वॉइस नोट के अंदर भेजा है बहुत अच्छे से बता के कि जो मैंने एक मेंस के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर वाले की, उससे रेलिवेंस कैसे बनता है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि इंडो नेपाल, गिलगित बल्तिस्तान और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग जाए इस टॉपिक में से आप क्या फेच कर सकते हो। और उसके अगली वीडियो में बहुत छोटे छोटे 2-3 टॉपिक रह जाएंगे, 2.6, 2.7, 2.8। फिर हम लोग जंप करेंगे इकोनॉमी के ऊपर। इस बार हम लोग इकोनॉमी को लास्ट में नहीं करेंगे, पहले ही कवर कर लेंगे क्योंकि टॉपिक हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है इस बार के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। ये मेंस के क्वेश्चन के आज भी मैंने मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करके आपको दिखाए हैं और मैप्स वगैरह मैंने आपको कुछ एडिशनल मैप इसमें ऐड करके दिखाए हैं ताकि आपको आसानी हो ये जानने में कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2.3 इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। आप लोगों को पता होगा रिसेंटली इंडिया ने कैलाश मानसरोवर के लिए एक नया रोड बनाया था। तो वो जो हम लोगों ने रोड बनाया था ना, वो कुछ इस एरिया से निकल रहा था मैप में। पहले हमारे पास जो रूट थे वो कहाँ से थे, एक नेपाल से जाता था, एक सिक्किम के थ्रू होकर जाता था। तो इंडिया ने रिसेंटली इस एरिया में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, लिपू लेक के पास वाले में। इसी को लेकर जो हमारे नेपाल वाले दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी दोस्त हैं, जिनको हम अपना छोटा भाई कंसिडर करते हैं, उन्होंने एक नया मैप रिवील किया है। और उस मैप में उन्होंने काला पानी का जो एरिया है ना, ये मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया है। मतलब कि डिस्प्यूट और भी छोटी छोटी जगह पे है, थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ कहीं भी है, लेकिन काला पानी ये पूरा का पूरा ही एरिया आप कह सकते हो जो कि डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच में। और ये ट्राई जंक्शन है, यानी कि यहाँ नेपाल है, यहाँ चाइना है और यहाँ इंडिया है। तो इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उसका आपको इस तरीके से बताऊंगा कि पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के दिखा देता हूँ। इंडिया नेपाल से रिलेटेड या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले मेंस में आ चुके हैं। 2 मिनट का टाइम उसमें लगेगा। जब आप देख लोगे ना क्वेश्चन, फिर आपको आगे पढ़ने में समझ में आएगा कि अच्छा इस टॉपिक से हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पीडीएफ का यूज़ किस तरीके से करना है मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखा दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस पीडीएफ को हम ओपन करके सर्च पे जाएंगे और हम यहाँ लिखते हैं नेपाल। तो नेपाल करने से हमारे पास क्या क्या सर्च रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास सर्च रिजल्ट आया है। ये क्वेश्चन है हमारा 2003 का और इसमें क्वेश्चन था, इन व्हाट सेंस इन इंडो नेपाल कोऑपरेशन इम्पोर्टेंट फॉर बोथ कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। वीक स्पोर्ट्स क्या है इंडिया नेपाल रिलेशंस के, ये आया था 2004 में। 2006 में आया था क्रिपलिंग द किंग इन नेपाल। 2007 में आया था मधेसीज इन नेपाल। ठीक है, मधेसीज वहाँ के जो रहने वाले लोग उनको बोलते हैं। 2012 में आया था डिस्कस द कंटेंशियस इश्यूज़ दैट हैव कॉज्ड द प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉकजाम इन नेपाल। तो आपको समझ में आके 5 आपके क्वेश्चन किए हुए। मैं एक बार बॉर्डर वर्ड लिख के और देख लेता हूँ कि हमारे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट के क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना भी आएगा हमारा। बॉर्डर वर्ड से अगर हम बात करते हैं तो पहला आया था इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर रोड कम फेंसिंग। ओके, ठीक है, हमको सिर्फ समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आया था 2012 में, डू यू थिंक चाइनाज इमरजेंस एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया हैड एडवर्सली अफेक्टेड द सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बॉर्डर प्रॉब्लम। ये आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले टॉपिक में, इंडिया चाइना में, कि ये क्वेश्चन आ चुका है। एक ही आया था कौन से ईयर में, 2012 में ही आया था। सिचुएशन टुडे इज़ फार डिफरेंट दैन प्रेवलेंट 50 ईयर्स बैक व्हेन द इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि पाकिस्तान के रिगार्डिंग कुछ बॉर्डर इशू आया था हमारा। एक हमारा आया था 2013 में, हाउ फार इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लिंक्ड विद बॉर्डर मैनेजमेंट पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ लॉन्ग पोरस बॉर्डर्स विद मोस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड म्यांमार। तो ये म्यांमार के रिगार्डिंग आ गया था, साउथ एशिया में आ गया था। ठीक है, एक और आया था हमारा, हाउ डज़ इलीगल ट्रांसबॉर्डर माइग्रेशन पोज अ थ्रेट। देखो इसमें नेपाल का पार्ट आएगा क्योंकि माइग्रेशन तो वहाँ से भी होता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और वहाँ पर तो इतना आईडी वगैरह का भी इतना नहीं होता, पासपोर्ट वीज़ा का भी वो टेंशन नहीं है इतनी। तो डिस्कस द स्ट्रेटजीज टू कर्ब दिस, ब्रिंगिंग आउट द फैक्टर्स विच गिव इम्पेटस टू सच माइग्रेशन। ओके, ये एक और आया था हमारे पास 2016 में ही, इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया इज ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स बाय पाकिस्तान एंड नॉट कंड्यूसिव फॉर द फ्यूचर ऑफ सार्क। अब सार्क नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे लिख के बताइए, आपको समझ में आ जाएगा कि नेपाल को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बॉर्डर मैनेजमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क, ये भी 2016 में आया था, ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन एंड हॉस्टाइल रिलेशंस विद सम कंट्रीज़। अब कुछ कंट्रीज़ के साथ के टेररिस्ट, अब देखो टेररिस्ट ऐसा नहीं नेपाल से आते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ टेररिस्ट को पकड़ने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। रिसेंटली एक मूवी आई थी अर्जुन कपूर की, इतनी हिट नहीं हुई वो, लेकिन बहुत ही लो लेवल पे थी। वहाँ पर हम लोगों के टेररिस्ट को पकड़ने के लिए स्पेशली नेपाल की हेल्प लेनी पड़ी थी। तो नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के रिगार्ड सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए।
फिर ये क्वेश्चन आया था हमारे कौन से ईयर का है ये, 2019 का है। ओके, बॉर्डर क्या है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली ऑन द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग दी पुलिसिंग ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात की जा रही तो ऑब्वियसली सिक्किम वगैरह होगा, कहीं ना कहीं नेपाल भूटान का भी रोल आता है इसमें। एग्जामिन द वेरियस चैलेंजेस करंटली एमिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन म्यांमार बॉर्डर। हालांकि इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि सिर्फ इंडियन म्यांमार बॉर्डर की बात कर रहे हो। तो देखो, आपको जब क्वेश्चन पता चल गया ना, तो अब आप टॉपिक को पढ़ते वक्त समझ पाओगे इस टॉपिक में से मुझे क्या क्या पॉइंट है जो अपने नोट्स में लिखना है, क्या पॉइंट है जो मुझे ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ मैप से समझाऊंगा, ठीक है। और पहले थोड़ा सा ना ये मोर अबाउट न्यूज़ देख लेते हैं, फिर मैं आपको अलग से एक स्लाइड में मैप दिखा देता हूँ बहुत ही जूम कर करके कि प्रॉब्लम है क्या, कहाँ चल रही है, इशू क्या चल रहा है हमारा। तो एक बार मोर इन न्यूज़ देख लेते हैं। जो मैप है वो रिटेलिएशन में है, ठीक है। जो नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया कि भैया आप लोगों ने एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है दारचूला से लेकर लिपुलेख तक उत्तराखंड के अंदर, यहाँ कहीं वो रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसी बात को लेकर नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि देखो यार, ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है और ये तो हमारे में आना चाहिए, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वहाँ पर, लेकिन जो 1816 की जो सुगौली की जो ट्रीटी हुई थी उसके मुताबिक ये एरिया हमारा होना चाहिए, ऐसा नेपाल का कहना है। इंडिया का कहना है कि भैया ट्रीटी के अकॉर्डिंग एरिया हमारा होना चाहिए, क्योंकि वो रिवर के डिवीजन के ऊपर होता है। वो रिवर का डिवीजन क्या है मैं आपको भी मैप में दिखाऊंगा। थोड़ा सा एक बार हम इसके बारे में और जान लेते हैं। ये जो रोड है कनेक्ट करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, क्योंकि जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये चाइना की है। तो चाइना वाली लाइन कौन सी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ से इंडिया ने एक नया रोड खोला है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। अब कैलाश मानसरोवर यहाँ कहीं मिलेगा आपको, मैं दूसरे मैप में दिखा दूंगा और क्लियरली। तो अभी इस मैप में एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यहीं कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इससे क्या होता है, पिलग्रिम्स वगैरह को ना थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाएगा ये रास्ता। 5 दिन का जो रास्ता पड़ेगा उनको 2 दिन का पड़ जाएगा, तो टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, मेहनत बचेगी। इंडिया ने इसको, नेपाल का ऐसा कहना है कि आपने एक यूनिलेटरली किया है, आपने एक तरफा निर्णय लिया है इसमें, और ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है, तो यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से कैसे कुछ कर सकते हो। प्लस में ये भी है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो इंडिया ने एक नया मैप पब्लिश किया था नवंबर 2019 के अंदर, जिसमें इंडिया ने ये दिखाया था कि काला पानी जो है वो इंडियन टेरिटरी का रीजन है। उसके अंदर भी लेकर नेपाल ने इसको जो एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट जताया था, जो इंडियन एम्बेसडर वगैरह थे उनको वहाँ पर समन किया था। समन करने का मतलब होता है ऑफिशियल नोटिस भेजकर बुलाना। जैसे कोर्ट की हियरिंग्स वगैरह होती है, सपोज किसी का केस चल रहा है तो कोर्ट आपको बुलाता है ना बार बार, तो उसको बोलते हैं समन भेजना। कोर्ट ने समन भेजा यानी कि ऑफिशियल नोटिस भेजा है आपको बुलावे के लिए। तो जो नया मैप है वो एक कॉन्सिक्वेंट ऑब्जेक्शन है नेपाल की तरफ से, ठीक है, जिसके कारण कुछ जो अनरिजोल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो फिर से उठ के सामने आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप्स। पूरे के पूरे इंडिया को अगर आप ध्यान में रख के बात करें तो आप लोगों को दिखाई देता होगा कि ये इंडिया मैप के अंदर ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा येलो सैफरन कलर सा दिख रहा है, ये नेपाल है पूरा का पूरा। और नेपाल के ऊपर इस रीजन में, यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड है हमारा, ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो मैं आपको दूसरी साइड में बेहतर तरीके से दिखा पाऊँगा। देखो, ये हमारा इंडिया का वो एरिया है, ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया पड़ता है, उत्तराखंड वाला, ठीक है। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये पूरा ही डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पूरे के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। ये हमारा नेपाल बोल रहा है कि एरिया हमको बिलोंग करता है। नेपाल ने नए मैप के अंदर इस एरिया को अपना मैप इंक्लूड करके दिखा दिया है, ठीक है। और यहाँ ऊपर हमारा पड़ता है चाइना। तो ये जो हमारी लाइन पड़ती है ना, ये पड़ती है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ तक ये पूरी की पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगी। ये जो एरिया है इसका नाम है लिम्पियादुरा, यहाँ पर बिल्कुल पड़ता है काला पानी, और ये है लिपुलेख पास, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैप वगैरह जो कंस्ट्रक्शन हुई है रोड की वो कहाँ पर हुई है। देखिए, ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया चल रहा है ना, ये देखिए, ये है नेपाल वाला वो एरिया अभी करंटली। तो ये पूरा पिथौरागढ़ का रीजन है। ये है दारचूला, दारचूला से लेके ये है लिपुलेख। अब दारचूला से लेके लिपुलेख तक, ठीक है, यहाँ पर इंडिया ने एक रोड कंस्ट्रक्ट की है। ऐसा नहीं है वहाँ पर रोड पहले नहीं थी, रोड वहाँ पर पहले थी, लेकिन वो इतनी टूटी फूटी थी कि वो इतनी यूजेबल नहीं थी। तो इंडिया ने उसको रेनोवेट किया है एक तरीके से बना के ढंग से, मतलब एक काइंड ऑफ कच्चा रास्ता टाइप का था, तो उसको इंडिया ने बिल्कुल BRO ने बनाया है उसको। BRO कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप मुझे आंसर में ये बताइए कि BRO इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर चुका है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरली इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में, हिमालय, ये माउंटेनियस एरियाज़ में, या फिर जो बहुत ही डिस्प्यूटेड एरियाज़ होते हैं, बॉर्डर वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये रोड बनाने के लिए सक्सेसफुल है। तो इंडिया के अलावा और कौन से एरियाज़ में, कंट्रीज़ के अंदर BRO ने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ऊपर आपको मानसरोवर दिखाई दे रहा है ना, मानसरोवर तक जाने के लिए यहाँ पर मानसरोवर तो ऊपर यही कैलाश है, मानसरोवर के ऊपर थोड़ा सा ये मैप इतना ही है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो ऊपर ट्रांजैक्शन दिख रहा है ना आपको,
ये जो ऊपर 2 लाइनें रेड कलर की लाइन्स जो मीट कर रही है, ये हमारा कैलाश मानसरोवर है, वहाँ कैलाश पर्वत है। तो कैलाश पर्वत जाने के लिए एक रूट हुआ करता था यहाँ से, नेपाल में से जाके काठमांडू के थ्रू होके, ठीक है। एक रूट हमारा ये था, इसमें टाइम लगता था क्योंकि यहाँ पर रोड वगैरह ठीक से नहीं थी। अब जो रोड हमने ठीक से बना ली तो 5 दिन की जगह जो चढ़ाई वगैरह है वो 2 दिन तक हो जाती है, 2 से ढाई दिन तक रिड्यूस हो गई है। एक और हमारा एरिया हुआ करता था जो कि हुआ करता था सिक्किम के थ्रू होकर, वो इधर से कहीं जाता था सिक्किम से, ठीक है। एक यहाँ नेपाल से था, एक हम लोगों ने अभी कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो हमको फ़ायदा किस में होगा? ऑब्वियसली वाले इस वाले में होगा। एक तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमको नेपाल के थ्रू जाना नहीं पड़ेगा। नेपाल से हम क्यों जाते थे? नेपाल वाले एरिया अच्छा था, थोड़ा आसान पड़ता था, लेकिन लंबा पड़ जाता था, ठीक है। वहाँ का टेरेन वगैरह ठीक था क्योंकि, और नेपालीज़ वगैरह का सपोर्ट भी होता था वहाँ पर, स्टिल वहाँ पर सेटलमेंट भी है। लेकिन अब जो हम लोगों ने किया है, ये हम लोगों ने जो यहाँ लिपू लेक से इधर से जो बनाया है, इसके अंदर हम जहाँ पर डायरेक्ट चाइना के अंदर एंटर कर जाएंगे, यहाँ पर हम लोग अपना वीज़ा वगैरह दिखा के इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मैप पर समझा दी। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। हम पढ़ते हैं अबाउट इंडियो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ये जो डिसएग्रीमेंट है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर, ये बेसिकली इस रीजन के ऊपर है। कौन सा रीजन? एक तो काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियादुरा, तीनों के तीनों उत्तराखंड के अंदर हैं, और सुस्ता जो बिहार के अंदर पड़ता है। तो हमारे लिए मेजर पड़ता है, सबसे मेजर काला पानी, ठीक है। काला पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम से डिस्प्यूट है, लंबा डिस्प्यूट है। बाकी सुस्ता वाले के ऊपर इतना नेपाल ने कभी भी अपना एग्रेशन नहीं जताया है। काला पानी का जो एरिया लार्जेस्ट पड़ता है, ठीक है, और ये एरिया कितना है? 37,000 हेक्टेयर का है, हाई हिमालयाज़ के अंदर है, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर के ऊपर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मैंने आपको अभी भी मैप में दिखा दिया था। ये जो ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना का, ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट तो बनता ही है। सुस्ता जो बिहार में पड़ता है, बैंक ऑफ रिवर गंडक के ऊपर। चेंजिंग कोर्स जो है ना, रिवर गंडक जो अपना कोर्स वगैरह चेंज करती रहती है, तो उसके कारण ये डिस्प्यूट उठता रहता है कि यार ये कौन सा एरिया पड़ेगा। नेपाल क्या कंसिडर करता है, मैं आपको भी मैप में दोबारा दिखाऊंगा। नेपाल कंसिडर करता है 1860 की ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो कि गुरखास थे ना उस समय के काठमांडू के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर साइन हुई थी। ये एकमात्र ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है हमारे पास आज की डेट में जो बाउंड्री को डिफाइन करता है। उस टाइम हुआ क्या था, जो सुगौली ट्रीटी हुई थी ना, उसके कारण नेपाल का ना उस टाइम पे एक्सटेंशन चलता था। नेपाल ने क्या कर लिया था, ऊपर हिमाचल प्रदेश तक का एरिया आके अपना लिया था। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि थोड़ा एग्रेशन दिखा के फाइट करके इन लोगों को हरा दिया था, और इनसे वो कुछ एरिया वापस ले लिया था। जैसे कि कुमाऊँ हो गया, गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में है, वेस्टर्न टेराई हो गया, ये लिक सिक्किम वगैरह था, ये सब वापस ले लिया था। रिवर मेची जो है ना, वो ईस्टर्न रिवर के ऊपर, ईस्टर्न पे बॉर्डर बनाती है। यानी कि आपको ऊपर जो मैप दिख रहा है ना, यहाँ रिवर मेची बनती है, यानी कि ईस्टर्न साइड, यानी कि उधर जो सिक्किम वाला एरिया बन जाता है, ठीक है। और रिवर काली जो है हमारी, ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये है हमारी रिवर काली, ये बनाती है हमारा नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर और इंडिया नेपाल का ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सुगौली को डिफाइन किया गया था कि गंडक जो है उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। ये जो गंडक आपको दिख रही है ना यहाँ पर, इधर कहीं आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री बन जाएगी इंडिया और नेपाल की। नेपाल ने कंसिडर किया था कि सोर्स ऑफ काली रिवर जो है ना वो लिम्पियादुरा के पास है। ये मैं आपको भी दोबारा मैप में दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि एल्टीट्यूड्स में थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, और जहाँ उसके बाद सारी की सारी रिवर फ्लो करती है। उसके बाद लिम्पियादुरा के बाद जो एरिया पड़ते हैं वो सारे के सारे लिपू लेक हो गया, काला पानी हो गया, ये सारे का सारा रिवर काली के ईस्ट में। मैं आपको भी मैप में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इंडिया दूसरी साइड में ये कहता है कि जो बॉर्डर है वो काला पानी से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है। काली ओरिजिनेट करती है लिपू लेक के पास, और सुगौली ट्रीटी ने ये बताया था कि जो एरिया रिवर के ईस्ट में होगा वो नेपाल का होगा, और जो एरिया रिवर के वेस्ट में होगा वो इंडिया का होगा। अब मैं आपको वही मैप दोबारा से दिखाता हूँ, अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इंडिया बोल रही है कि भैया ये जो रिवर है ना वो यहाँ से स्टार्ट करती आती है लिपू लेक से, और नेपाल बोल रहा है कि जो रिवर है ना उसका ये वाला जो फ्लो है ना वो भी है। और रिवर के तो बहुत सारे फ्लो होते हैं। माउंटेन में क्या होता है, आप गंगा कभी जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, आपको पता चलेगा कि हर जगह से ना छोटे छोटे स्ट्रीम्स आ रहे होते हैं, वो सब मिलके फिर बड़ी नदी को बनाते हैं। तो सेम चीज़ काली रिवर के बारे में भी है। एक जो फ्लो है वो इधर से कहीं से आ रहा है, एक जो फ्लो है वो यहाँ कहीं से आ रहा है, एक जो फ्लो है वो यहाँ कहीं से आ रहा है, और भी कहीं कहीं से आ रहे होते हैं। तो सुगौली ट्रीटी ने ये नहीं बताया था भैया वो लिम्पियादुरा वाला पास को कंसिडर करेंगे, काला पानी को कंसिडर करेंगे, लिपू लेक पास को। सुगौली ट्रीटी ने सिंपल सी बात बोल दी थी कि जो काली रिवर का ओरिजिन है ना उसके ईस्ट साइड में जो होगा, ईस्ट साइड में जो भी पड़ेगा वो पड़ेगा नेपाल के अंदर, ठीक है, और जो वेस्ट साइड में पड़ेगा हमारा वो रीजन पड़ेगा इंडिया के अंदर। अब इंडिया और नेपाल, अब नेपाल किस बात पर ऑब्जेक्शन दिखा रहा है, नेपाल बोल रहा है कि भैया जो ओरिजिन है ना इसका वो लिम्पियादुरा से पड़ता है, ये नेपाल का बोलना है। इंडिया क्या कह रहा है कि नहीं, ओरिजिन जो है वो लिपू लेक से पड़ता है। अब सुगौली ट्रीटी के अंदर तो कुछ मेंशन है ही नहीं, इसलिए, लेकिन अब इस पर कंट्रोल किसका है, इंडिया का कंट्रोल चलता है। तो 1950 से लेकर अभी तक इस पूरे एरिया को इंडिया एडमिनिस्टर करता आ रहा है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हैं अगर पिछले 19 सेंचुरी की बात करते हैं काला पानी के अंदर, तो जो काउंटेड है एज पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो वो सारा का सारा एरिया जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, सारा रेवेन्यू काला पानी का, लिपुलेख का, लिम्पोपोतामी का, जितना भी टैक्स वगैरह होता है, वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, जहाँ पर लोग रहने वाले हैं वो भी अपने आप को इंडियन ही कंसिडर करते हैं। इंडिया ने इसके ऊपर कंट्रोल लिया था 1950 से, वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, मिलिट्री वगैरह को भी डिप्लॉय किया था। अच्छा, मिलिट्री को इंडिया ने कब डिप्लॉय किया था? 1962 के वॉर के बाद, क्योंकि वहाँ पर पड़ती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना ने 2015 के एक स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज किया था इंडिया की सोवेरेनिटी को उस एरिया के अंदर, ठीक है, और उस एरिया से इंडिया और चाइना का ट्रेड रूट स्टार्ट हुआ था 2015 के अंदर। तो चाइना इंडिया के लिए, आपको अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भी टॉपिक मैंने ऊपर पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो के अंदर, तो भी आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने 2015 के अंदर इंडिया के साथ वहाँ से ट्रेड रूट ओपन किया था। अब हम जान लेते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें। पहली बात तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो 1800 किलोमीटर का है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के आसपास वो रन करता है, ठीक है। आफ्टर द पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो कि 1950 की थी, दोनों कंट्रीज़ ने एनकरेज किया था, एक बहुत ही वेल आइडेंटिफाइड और फॉर्मली एक्सेप्ट किया था ओपन बॉर्डर होगा दोनों के बीच में, यानी कि पासपोर्ट वीज़ा वाला झंझट खत्म, बेसिक आपको आईडी वगैरह शो करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब यही एक रीज़न बनता है कि वहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो आके छुप जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर वहाँ से उन लोगों को एंटर करना बहुत ईजी हो जाता है। प्लस में वो बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूट मतलब माउंटेनियस एरियाज़ है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पर ईजिली हाइड करना उनके लिए एक एफिशिएंट वे हो जाता है दूसरों के ऊपर अटैक करने का, एग्रेशन दिखाने का। तो इंडिया और नेपाल के अंदर एक रोटी बेटी का रिश्ता भी बन जाता है इसी कारण, क्योंकि वहाँ पर ओपन बॉर्डर है। इवन मैं एक बार गया हूँ नैनीताल के अंदर, नैनीताल कह रहा हूँ, वहाँ पर नैनीताल से थोड़ा सा आप अगर ईस्टर्न साइड में जाते हो तो वहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रिज है एक रिवर का, उस ब्रिज के ऊपर से इवन मैंने नेपाल क्रॉस किया था, नोबडी स्टॉप्ड मी। तो मैं नेपाल की लैंड के ऊपर पैर रख के वापस आ गया था। उस टाइम तो कोई आईडी प्रूफ भी नहीं मांग रहा था, देवर पुलिस ऑफिसर वाले रैंडमली इधर उधर खड़े थे, आप उधर से घूम के आ जाओ, कुछ दुकान वुकान से कुछ खरीद के ले आओ, कोई कुछ नहीं कह रहा था आपको। इतना ओपन है दोनों के बीच में जो बॉर्डर है। तो बॉर्डर तो इशू को सेटल करने के लिए क्या बात की जा रही है? पहली बात तो सेटल क्यों नहीं हो पा रहा? चाइना फैक्टर है वहाँ पर। इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाउंड्री की बात की जा रही है। बिग ब्रदरली एटीट्यूड क्या है और नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। रिसेंटली जो पॉलिटिकल मैप इशू किया है नेपाल की गवर्नमेंट ने, ऐसा लगता है कि वो चाइना ने थोड़ा सा उसको इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेपाल के अंदर जो करंट जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और जो चाइना है वो पूरा का पूरा कम्युनिस्ट कंट्री है। तो एक तरह की पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है चाइना की तरफ। तो जो अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हालांकि 1996 के अंदर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसी के अगेंस्ट उनकी गवर्नमेंट को बहुत सारा अपोजिशन फेस करना पड़ा था। तो अब वो दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो अब वो कह रहे हैं कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको खत्म करने की ज़रूरत है, हमको काला पानी लेना ही पड़ेगा। अगर हम लोग बाउंड्री के इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इशू कहाँ पे अराइज हो रहा है? इशू हो रहा है कि रिवर का ओरिजिन कहाँ है। लिम्पियाधुरा में है, पानी में है, लिपुलेख में है, ठीक है, और यहाँ से फिर ये काली का ये आगे रूट बन जाता है। नेपाल क्या बोल रहे हैं? नेपाल बोल रहा है भैया आप लिम्पियाधुरा को मानो। इंडिया क्या बोल रहे हैं? नहीं, लिपुलेख से। अब देखो यार, लैंड तो ऐसी चीज़ है ना, कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो नेपाल ने जो पहले हिस्ट्री में उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था, अब वो दोबारा उस इशू को उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि यही कहना चाह रहा है ऊपर कि चाइना का कहीं ना कहीं फैक्टर है, चाइना उनको प्रोवोक कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है बिग ब्रदरली एटीट्यूड। देखो ये तो हिंदी मूवी वाली बात हो गई है, बड़ा भाई जो वो छोटे भाई के ऊपर थोड़ी सी रोब जमाने की बात करता है। तो इंडिया अपने आप को एक बिग ब्रदर कंसिडर करता है नेपाल का। तो नेपाल के जो लोग हैं ना, उस बात को थोड़ी सी वीकनेस कंसिडर करते हैं कि जो इंडिया अपनी बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखा रहा है उसका अगर हम लोगों को कमज़ोर समझ रहा है, ये भी एक फैक्टर है। फिर नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो प्रो इंडियन पोजीशंस थी ना पहले, वो अब थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। अब वहाँ पर थोड़ी सी एंटी इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स बनती जा रही है। कहीं ना कहीं इसी कारण भी एक डिस्प्यूट जो है बार बार उठ के आ रहा है। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो काला पानी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए और मतलब एक्सपीडिशियसली, मतलब जल्दी से और फास्टली करने के लिए हमको म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, यानी कि दोनों तरफा एक सहमति होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या किया जा सकता है? एक जॉइंट बाउंड्री डिमार्केशन कमेटी बिठाइए। डिमार्केशन का मतलब होता है किसी भी बाउंड्री की लिमिटेशन और फिक्सेशन की जब बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं एक जॉइंट कमेटी बिठाइए, ठीक है। अपॉइंट करेंगे दोनों कंट्रीज़ उसको, और साइंटिफिकली स्टडी करेंगे सारे के सारे मैप्स को, और फिर डिप्लोमेटिकली एक कंक्लूजन पे आएंगे। वर्ड्स को आप देख रहे हैं, वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक जॉइंट बाउंड्री डिमार्केशन कमेटी को बैठाइए जो साइंटिफिकली मैप को स्टडी करेगी और डिप्लोमेटिकली एक कंक्लूजन के ऊपर आएगी। तो इन वर्ड्स का यूज़ इतना खूबसूरती से करो अपने आंसर के अंदर कि पढ़ने वाले को लगे कि वाह क्या लिखा है। 2.4 गिलगित बल्तिस्तान इशू।
इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया था सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था पाकिस्तान के कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात कुछ की थी। तो इंडिया ने अपना ऑफिशियल प्रोटेस्ट जताया था, उसी के रिगार्डिंग ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले मैप पे दिखाता हूँ कि क्या इशू है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेंस के अंदर इस इंडिया पाकिस्तान को लेकर किस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक में से आपको क्या कंटेंट निकालना होगा बाहर। तो एक बार पहले आपको मैं मैप दिखा देता हूँ। देखिए ये मैप पिछले टॉपिक में चाइना वाले में भी दिखाया था मैंने आपको। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ ये येलो और जो ये ब्लू रीजन है यही इंडिया के पास है हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है। ऑरेंज वाला जो ये पार्ट दिख रहा है ये चाइना ने हमसे 1962 के बाद ले लिया था। ये जो आपको ग्रे कलर का पार्ट दिख रहा है इसमें अपर रीजन को ये पूरा का पूरा ऑब्वियसली पाकिस्तान के साइड जा चुका है। इतना जो पार्ट है ये है, इसको बोला जाता है, पाकिस्तान वाले इसको बोलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, हम इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पर एक्चुअली ये थोड़ा सा ऑटोनमस रीजन आप कह सकते हो उसको, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट वगैरह भी अपॉइंट कर रखे हैं। अगर हम बात करते हैं गिलगित और बल्तिस्तान वाले रीजन की, तो इसमें भी थोड़ा सा एरिया था जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। प्लस में ऊपर का जो रीजन बचता है इसके ऊपर कहीं ना कहीं कहते तो ये थे कि पाकिस्तान ने तो ये कहा था कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है, एक ऑटोनमस रीजन है, लेकिन आज की डेट में देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है अपना कंट्रोल बनाए जा रही है। यहीं पर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि यहाँ पर आप इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हो, जिस बात को लेकर इंडिया ने प्रोटेस्ट जताया है कि भैया ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है और ये तो इंडिया, ये जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है, आप यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते हो। हालांकि ये प्रोटेस्ट जताए जाते रहते हैं हर बार ही। जैसे इंडिया ने अभी मैंने आपको बताया था कि लिपू लेक वाले एरिया के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन किया, तो इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे उनको नेपाल के जो कमिश्नर वो एम्बेसडर वगैरह, नेपाल के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री होती है, उन्होंने बुलाकर प्रोटेस्ट जताया था। उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी हम लोगों ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुला के अपना प्रोटेस्ट जताया है। यदि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सर्च करने की कोशिश करें तो हम लोगों को क्वेश्चन सर्च करना चाहिए पाकिस्तान के नाम से। पाकिस्तान के टर्म के ऊपर हम लोगों किस किस टाइप के अभी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो पहला क्वेश्चन आया था 1999 का एक क्वेश्चन है, हाउ डिड कम्युनलिज्म मैनिफेस्ट इन इंडियन पॉलिटिकल सीन, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द पासिंग ऑफ द मोमेंटस पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ओके, और क्या डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आगरा समिट ऑन इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एंड व्हाट हैज़ बीन द नेचर ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों सवाल पूछे गए थे हमसे 2003 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2004 का, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन प्रमोटिंग एंड हिंडरिंग इम्प्रूव्ड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप समझ पा रहे होंगे ना, इन्हीं में से कहीं ना कहीं आता है। MFN स्टेटस टू इंडिया बाय पाकिस्तान 2005 में आया था। 2006 में आया था टेररिज्म सोर्सेज इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। 2006 में ही आया था पाकिस्तान रोल इन श्रीलंका। उसके बाद आया था चाइना एंड पाकिस्तान हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट थ्रेट डज दिस पोज फॉर इंडिया सिक्योरिटी क्रिटिकली एग्जामिन। 2014 में आया था ये सवाल हमारा। उसके बाद आया था 2015 के अंदर जो आया था वो था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हैव क्लाउडेड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, टू व्हाट एक्सटेंट द यूज ऑफ सॉफ्ट पावर लाइक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्सचेंज कुड हेल्प जनरेट गुडविल बिटवीन द टू कंट्रीज, डिस्कस विद suitable examples. Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of the member state by Pakistan are not conducive for the future of SAARC. अभी नेपाल वाले में बताया था 2016 में ये सवाल आ चुका है हमारा। और 2018 में रिसेंटली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर सवाल आया था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेकर। और अगर मैं बात करता हूँ कि POK को लेकर कोई सवाल आया है डायरेक्ट, POK को लेकर तो नहीं आया है, पोखरन आ रहा है। अगर हम गिलगित लिखते हैं तो आता है कोई सवाल, गिलगिट नहीं, गिलगिट को लेकर भी कोई डायरेक्टली सवाल नहीं आया है। अच्छा आया है 2009 में आया था, योर व्यूज़ ऑन द रिसेंट गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009, और यही हम लोग अभी अपने टॉपिक में पढ़ेंगे भी। तो देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार बस देख लेना कितना हेल्प करता है आपको। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं टॉपिक। तो जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट को एक अप्रूवल दे दिया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 को अमेंड कर सके। उन्होंने एक प्ली डाली थी उसको लेकर। इससे क्या होगा, पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है ना वहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप कर देगी। कहाँ? गिलगित बल्तिस्तान में। मैंने आपको अभी भी मैप में दिखाया। और कंडक्ट करेंगे वहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस। कहाँ पे? गिलगित बल्तिस्तान में। तो मैं इसको शॉर्टकट में GB रीजन बोलूँगा, अभी आप समझ जाइएगा। इंडिया ने कहा है कि जो पूरा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है, जिसके अंदर एरिया ऑफ GNB भी आता है, ये सब के सब हमारे इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन था 1994 का, उन्होंने रीअफर्म किया था कि ये जो रीजन है, GB वाला जो रीजन है, ये पार्ट है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, और जो कि
बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सेशन टू इट इन 1947, 1947 में जो महाराजा हरी सिंह ने हमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसके मुताबिक ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये भारत का हिस्सा है। अब हम जीबी रीजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रीजन है क्या। ये जो रीजन है ये पार्ट है अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। अर्स्टवाइल का मतलब होता है कि पहले वाला जो स्टेट हुआ करता जम्मू एंड कश्मीर का, ये उसका पार्ट पड़ता है ये जो रीजन है हमारा, ठीक है। और ये पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है 4 नवंबर 1947 से, जब इस एरिया का इन्वेजन कर दिया था कश्मीर का वहाँ के जो ट्राइबल मिलिटेंट्स थे और पाकिस्तान आर्मी ने। फिर इसका नाम इन्होंने रीनेम कर दिया गया था नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, और फिर इसको डायरेक्ट कंट्रोल में डाल दिया गया था पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के, जिसके जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसका नाम था कराची एग्रीमेंट 1949। फिर आया था जीबी एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर इन 2009, जिसके ऊपर मैंने आपको अभी भी दिखाया कि एक वो भी आ चुका है मेंस का क्वेश्चन। जो नदर्न एरियाज थे उनका नाम दे दिया गया उनको गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर फिर उन्होंने एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई और एक काउंसिल। 2009 का जो ऑर्डर था उसको रिप्लेस कर दिया गया था गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 से। 2018 का जो ऑर्डर था उसका एम था कि वो इनकॉर्पोरेट करेगा जीबी को एज ए 5th प्रोविंस। जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सिमिलर हद तक ही पाकिस्तान के अंदर प्रोविंसेस होते हैं। 4 जो प्रोविंस है वहाँ पे हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब एंड सिंध, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि 5वां जो प्रोविंस बनाएंगे हम लोग गिलगित बल्तिस्तान को बनाएंगे। ये कौन सा ऑर्डर था, ये 2018 का जो ऑर्डर था उसमें बात की गई थी। हाउएवर लेकिन 2018 का जो ऑर्डर था उसने कुछ लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स दिए थे वहाँ के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के, ठीक है। उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था उस रीजन को। देखो गिलगित बल्तिस्तान और ये जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर ये पीओके वाला जो रीजन है, ये दोनों के दोनों ही ऑटोनमस रीजन है वहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान ने कभी भी अपने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं मेंशन कर रखा है कि ये पाकिस्तान के पार्ट हैं। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के अंडर हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3-4 बार बना है, 1956, 1962, 1970, 68 बना है एक शायद, और फाइनल जो बना है वो 1974 में बना था। और बार बार उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेल हुआ था। तो तकरीबन इन लोगों को जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को बना था ना इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें उनको लाने में 11 साल लग गए थे, ठीक है। 1947 में हमारा वो हुआ था और उसके बाद तकरीबन 56 के आसपास भी पूरा नहीं हो पाया था। तो 9 से 11 साल के बीच में इनको टाइम लग गया था पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने साल लगे थे, हमको लगे थे 3 साल में 12 दिन कम, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इन्होंने अब इस एरिया को अपना बनाने की बात की हैगी, लेकिन देखो ध्यान रहे पाकिस्तान किसी भी हद में इस एरिया को अपना पार्ट नहीं बता सकता अभी तक। द मोमेंट वो इसको बता देगा तो सारी के सारा वर्ल्ड जो है उनके अगेंस्ट हो जाएगा कि पाकिस्तान अब तो कहना चाह रहा था कि कश्मीर जो है वो एक आज़ाद एरिया बनना चाहिए, कश्मीर के लोगों की आज़ादी दिलवाओ, उनको हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनाना चाहते, उनको तो हम आज़ादी दिलवाना चाहते हैं। लेकिन द मोमेंट अगर पाकिस्तान ने ये कह दिया कि ये तो कश्मीर जो पाकिस्तान का पार्ट ऑफिशियली अगर ये कह दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, तो फिर सच में वॉर होना बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। इंडिया के लिए गिलगित बल्तिस्तान रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ठीक है। ये एक इंटरसेक्शन के ऊपर है सेंट्रल एशिया, चाइना और उस सब के पार्ट पे। फिर ये पूरे का पूरा जो एरिया है ना उसको अपर रीजन में आप देखते हो तो ये जो पीओके वगैरह एरिया हो गया, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान को इतना जो बड़ा एरिया हो ये इसका 5 टाइम्स है पीओके का। जीबी जो रीजन है ये पीओके का 5 टाइम्स पड़ता है, ठीक है। प्लस एथनो जोग्राफिकली डिस्टिंक्ट टेरिटरीज हैं बल्तिस्तान जो है, और जो कि पार्ट है लद्दाख का और गिलगित वगैरह। वाटर और एनर्जी के सिक्योरिटी की बात करें तो गिलगित जीबी जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि पर वाटर और एनर्जी रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले इंडस रिवर जो है वो जीबी से पास करती है। इंडस रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान का बहुत मेजर रोल पड़ता है। फिर जो ग्लेशियर्स हैं सियाचिन ग्लेशियर, देखो सियाचिन ग्लेशियर का मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछा था और आप कुछ लोगों ने आंसर दिए भी थे। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो ऑपरेशन था उसका नाम था मेघदूत और 1984 का मिशन था, ठीक है। तो वो भी जो एरिया है वो भी गिलगित बल्तिस्तान के ही बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर लोकेटेड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है इंडस रिवर के अंदर, बहुत सारी वाइटल एनर्जी का सोर्स है ये। चाइना का भी इंटरफ्रेंस हो रहा है, जो सीपेक बन रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब चाइना आपको पता होना चाहिए ना सीपेक कैसे बन रहा है। चाइना वाले इस रीजन से यहाँ से पास करते हुए पाकिस्तान में से होते हुए, पाकिस्तान का जो अरेबियन सी में एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट और इधर कराची पोर्ट, तो चाइना डायरेक्ट टारगेट कर रहा है कि यहाँ से निकलते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाएगा, ठीक है। ये है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना ने इस एरिया के अंदर कुछ 7,000 से 10,000 के आसपास अपने सैनिक लगा रखे हैं। ये न्यूज़ में कई बार आ चुका है। इंडिया ने इस बारे में बहुत मुद्दे उठाए भी हैं कि चाइना जो है वो हमारे एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर अपने सोल्जर्स को लगा रहा है।
आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ में पढ़ाया था आप लोगों को, डेली न्यूज़ के अंदर चाइना यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है अभी रिसेंटली, पावर प्रोजेक्ट। वो क्या है पावर प्रोजेक्ट, उसका क्या नाम है, उसके अंदर कितनी मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात की जा रही है, ये आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको मार्क दिखा रहा हूँ, चाइना यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसा क्यों है कि भाई पाकिस्तान इस एरिया को, जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, इसको अपना एक अपने अंडर लेना चाह रहा है। देखो जब सीपेक की बात हो रही थी ना, तो चाइना ने ये जताया था कि भैया ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है, हम लोग यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे और हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे तो इंडिया जो है वो रिवोल्ट करेगा बार बार, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इस बात का जताया था, एक मतलब सहमति जताई थी कि देखिए आप चिंता मत करिए, हम लोग इसको धीरे धीरे ऑटोनोमस का हटा के हम इसको अपने अंडर में ले लेंगे, आपकी कंपनीज़ वगैरह को यहाँ पर इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पाकिस्तान ने एश्योरेंस दी थी चाइना को, इसलिए चाइना ने यहाँ पर कॉन्फिडेंसली सीपेक को एग्जीक्यूट करने की बात की है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए चाइना ने, ये पाकिस्तान ने क्या किया, धीरे धीरे अपने जो पंजाब प्रोविंस के लोग हैं ना, उन लोगों को यहाँ पर सेटलमेंट कराना स्टार्ट कर दिया था काफ़ी पहले से। तो वो ये यहाँ की डेमोग्राफी को ही चेंज कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर वो इसको पूरा का पूरा ऑफिशियली अपने अंडर लेने की बात सोच रहे हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है। आई थिंक एक दो क्वेश्चन ऐसे, मैं आपको एक बार जरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि रिसेंटली जो नैम का मूवमेंट हुआ था ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन समिट को अटेंड किया था क्योंकि पैंडमिक चल रहा था। थोड़ा सा आइडिया बता दूँ कि नैम होता क्या। देखो जब 1945 के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था ना, तो हमारे पास दो मेजर पावर निकल के आई थी। एक तो निकल के आई थी हमारी यूएसए की वाली पावर, और एक निकल के आई थी हमारी रशिया वाली पावर, ठीक है। अब उनकी एक डिमांड थी कि या तो आप यूएस की तरफ अलाइन हो जाओ या फिर आप रशिया की तरफ अलाइन हो जाओ। लेकिन बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने क्या सोचा था कि हम लोग किसी की तरफ अलाइन नहीं होना चाहते हैं, हम लोग अपनी एक अलग से, हम लोग अलग रहना चाहते हैं। तो उन्होंने मिलकर के 1955 के अंदर सेटअप किया था नॉन अलाइन मूवमेंट। इंडोनेशिया के अंदर ये समिट हुआ था, वहाँ पर ये निकल के आई थी। इसमें फाउंडिंग फादर्स में जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। अब जरा हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे फर्दर टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर हम लोग इसके मेंस के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2000 में एक क्वेश्चन आया था, नॉन अलाइनमेंट इज़ अ नीड नॉट अ क्रीड, इलेबोरेट करके। और जो इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आया था वो था, वॉज जवाहरलाल नेहरू जस्टिफाइड इन अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट एज द कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो ऐसा सा ही कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 2000 में ही आया था। बस ये दो ही क्वेश्चन आए थे इसमें डायरेक्टली रिलेटेड। हालांकि लेफ्ट राइट होकर के कुछ कोल्ड वॉर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए हो तो उसमें आपको नॉन अलाइनमेंट का बहुत छोटा सा पार्ट मेंशन करना होगा। तो क्वेश्चन सिर्फ दो ही थे अभी। इस मैप में आप जो देख पा रहे होंगे ना, तो ये देखिए जी, ये ऊपर जो ग्रे कलर का है ये यूएस वाला पार्ट हो गया है और ये रशिया वाला पार्ट होगा। तो ये सारे के सारे जो थे ये अलाइड पावर्स थे उस टाइम में। एक पोलर था, या तो आप यूएस की साइड होंगे या रशिया की साइड होंगे। जो कंट्रीज़ आपको डायरेक्ट डार्क ब्लू में दिख रही हैं, ये सारी की सारी टोटल 120 के आसपास कंट्रीज़ बनती हैं आज की डेट तक। ये इन सब ने डिसाइड किया था किसी का पार्ट नहीं बनेगी। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ के अंदर भी और बहुत सी, जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया, कजाकिस्तान, ये नॉन अलाइन मूवमेंट के ऑब्जर्वर कंट्रीज़ बन गए थे। ये तो उस टाइम की बात है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो अलाइनमेंट है वो यूएस की तरफ बढ़ चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट जा चुका है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो देखें तो इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन चाइना और रशिया के जो रिलेशनशिप्स हैं ना, वो इंडिया रशिया से ज़्यादा बेटर हैं। तो हम अपोज नहीं कर रहे हैं रशिया को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो इन्फ्लुएंस है, हमारा जो इंक्रीमेंट है वो यूएस की तरफ बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा ये जो हाउडी मोदी हुआ था, नमस्ते ट्रम्प, जो दो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इंडिया और यूएस के बीच में, ये शो करते हैं कि किस तरीके से इंडिया का इन्फ्लुएंस, जो इंडिया का इंक्लिनेशन है वो यूएस की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी जो हमारा सबमिट हुआ था उसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। और इसका जो मेन मोटिव था वो था प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। सॉलिडेरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉलिडेरिटी वर्ड का मतलब होता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को भाईचारे के तरीके से ट्रीट करे और एक दूसरे का साथ दे, उसे सॉलिडेरिटी कहते हैं। इसके जो होस्ट थे वो अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट थे उनके पास थी करंट चेयरमैनशिप, उनके पास थी नैम ग्रुपिंग की। नैम के लीडर्स ने सबने मिलकर अनाउंस किया था कि एक टास्क फोर्स क्रिएट करेंगे जो कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह के बारे में बताएगी, ठीक है, और आइडेंटिफाई करेंगी जितने भी 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं नैम के, ठीक है। एक कॉमन डेटाबेस के थ्रू इसका बताया जाएगा। जो भी बेसिक मेडिकल, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन नीड्स है ना कोविड-19 को फाइट करने के लिए, इन सब के ऊपर वो टास्क फोर्स काम करेगी। नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में बताते हैं तो कोल्ड वॉर के टाइम पर ये सब चल रहा था। अच्छा, कोल्ड वॉर के फाइनल में एंड में कौन जीता था? ऑब्वियस सी बात है, यूएस जीता था कोल्ड वॉर को। अब कोल्ड वॉर अपने आप में एक बहुत डीप टॉपिक है, तो उसको अभी यहाँ हल्का से बता सकता हूँ कि कब स्टार्ट हुआ था, किन के बीच स्टार्ट हुआ था और कौन जीता था। डेप्थ में बताने के लिए वो टॉपिक अलग से आएगा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको बताया जा सकता है,
ठीक है। कुछ कंट्रीज़ रहना चाहती थी इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल, तो इसका ओरिजिन हुआ था एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी बंडुंग के अंदर इंडोनेशिया में 1955 के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया है। नैम की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी ना वो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में हुई थी। देखो 1955 के अंदर एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक्चुअल में इसका जो फाइनल रेटिफिकेशन हुआ था वो 1956 में जाके हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड की 1961 में हुई थी। इनकी कॉन्फ्रेंस होने का ना कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे 2019 में भी हुई थी अजरबैजान के अंदर, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो 2020 की थी वो ऑनलाइन हो गई है, तो 1 साल का गैप हो गया है। तो इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसे कि बाकी बहुत सारे समिट्स होते हैं उनका ना फिक्स पैटर्न होता है, 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल, 1 साल में 2 बार ऐसे। तो 1961 के अंदर जो हुआ था उसमें लीडरशिप जो थी वो इंडिया, यूगोस्लेविया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया के पास थी। इंडिया में भी ये हो चुकी है एक बार 90s के अंदर, आई थिंक 1991 के अंदर हुई थी ये, नहीं 1983 वाली हुई थी, जो 7 समिट थी ना उसको इंडिया ने होस्ट किया था 1983 वाली को। तो ठीक है, आगे देखते हैं। 120 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें 53 कंट्रीज़ अफ्रीका के हैं, 39 एशिया के हैं, 26 लैटिन अमेरिका के हैं। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। इस फैक्ट को आप यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्वेश्चन होगा तभी नहीं, आप किसी और टॉपिक में भी बताना चाहो कि इतने कंट्रीज़ का जो रेशियो है वो उसकी तरफ अलाइन करता है, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। 17 कंट्रीज़ और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं, जिसमें चाइना भी पार्ट है उसी का। की प्रिंसिपल्स क्या थे, देखो जब ये नैम बनाया गया था ना तो उन्होंने 5 सिद्धांतों के ऊपर इसके बात की थी, जिनका नाम दिया गया था पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स। ये आपको टू द पॉइंट याद होने चाहिए, वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, टेरिटरी की इंटीग्रिटी की, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की, नॉन इंटरफेरेंस, किसी के भी मिलिट्री और इंटरनल अफेयर जो उनके घरेलू जो अफेयर्स होंगे उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, दखलंदाजी नहीं करेगा। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के ऊपर कोई एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट की बात की थी। पीसफुली एग्जिस्ट करेंगे और इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था के जो अर्थव्यवस्था का जो मोड होता है वहाँ पर सब एक दूसरे का साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे। नैम का रेलेवेंस इंडिया के लिए क्या है ये देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इस बार की जो मीटिंग हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या चीज़ें एड्रेस की थी। काफ़ी अच्छा है ये वाला बॉक्स हमारे लिए। प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड नहीं की थी जो प्रीवियस की 2 जो समिट्स हुई थी, एक तो वेनेजुला में हुई थी 2016 में और एक 2019 में अजरबैजान में हुई थी। वहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए थे। जो 2019 की हुई थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी गए थे और जो 2016 वाली हुई थी उसमें अंसारी जी गए थे। तो ये दिखाता क्या है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो अगर प्राइम मिनिस्टर पहले हमेशा जाते आए हैं लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर सडनली नहीं जाते हैं, तो ये दिखाना चाहता है कि आपका जो अलाइनमेंट है ना उसमें थोड़ा बहुत आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ने दिखा भी दिया है कि वो कहीं ना कहीं यूएस की तरफ ज़्यादा अलाइन होता जा रहा है, तो और उसके बाद फिर नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर का ना जाना ये बहुत अच्छे से दिखाई सामने निकल के आता है कि आप उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। लेकिन 2020 के अंदर सडनली फिर से आपके ही प्राइम मिनिस्टर उसको अटेंड कर लेते हैं ऑनलाइन को, तो फिर से दिखाई देता है कि आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक्टिव रखने का। वर्ल्ड एक्सपेक्ट करता है कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर आएगा कोविड-19 के बाद, ठीक है। और जो एज ए नेशन सीकिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट पोल इन द ग्लोबल अफेयर्स, इंडिया कुड डू मोर विद फोरम्स। इंडिया वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डेवलपिंग रखते हुए इंडिया को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से एक सवाल उठ के आता है, मैंने पिछले मंथली कंपाइलेशन में समझाया था, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी कंट्री के बारे में बताती है कि ये डेवलपिंग है या डेवलप्ड है? यूएन बताता है, वर्ल्ड बैंक बताता है, G20 बताता है, ब्रिक्स बताता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है हमको? सबसे अच्छी डेफिनेशन किसने दी है कि ये कंट्री जो है डेवलपिंग है, ये कंट्री जो है डेवलप्ड है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है विद इन नैम, जो कि एक बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जैसे रिवाइविंग करना, WHO की परफॉर्मेंस कोविड-19 के दौरान इन सब में। तो नैम का बहुत मेजर रोल है क्योंकि 120 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर और वो भी सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। New interest in NAM is not a throwback to seeing NAM as an anti-Western ideological crusade. It is based on the bet that NAM remains a critical diplomatic forum for the pursuit of India's international interest. यहाँ पर बात यही आती है कि जब इसकी NAM की स्टार्टिंग हुई थी तो इंडिया ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था एज ए फाउंडिंग मेंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसमें बहुत ही अग्रणी कदम उठाए थे। ही वॉज द पायनियर इन दिस थिंग। तो डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर इंडिया की इंपॉर्टेंस को मेंटेन करके रखने के लिए, इंटरनेशनली ग्लोबली इंडिया की प्रेजेंस को मेंटेन रखने के लिए नैम जो है बहुत बड़ा ही एक फ्रंट है हमारे साथ। वर्ल्ड इज़ मोर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट देन एवर बिफोर। पहले के मुकाबले आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो संसार वर्ल्ड जो है, इवन आप लोग खुद देखिए ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जो मार्क्स वगैरह की आप बात करते हैं कि पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस हुआ नहीं करती थी, इतने सारे सोर्सेज थे नहीं, तो जो मार्क्स वगैरह रहते थे वो 40%, 30%, 20 के आसपास आया करते टोटल में से। अभी आप धीरे धीरे देख रहे हैं वो 50% तक पहुंच चुके हैं, 50% थोड़ा थोड़ा ऊपर भी गए हैं, कभी कभी नीचे आए हैं। तो जितनी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है संसार के अंदर, उतनी ज़्यादा चीज़ें कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है।
तो जो क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन, पॉवर्टी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज वगैरह, ये सब वो चैलेंजेस है जिनको मिलकर सारी की सारी कंट्रीज़ को साथ में फेस करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी उतनी अच्छी हैंडलिंग होगी हमारी। तो नैम आइडेंटिफाई कर सकता है कि कुछ किस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रहा है और किस तरह के इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। डेमोक्रेटिक, इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट, रिप्रेजेंटेटिव, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो नैम के कितने सारे एडजेक्टिव्स बना दिए इन्होंने, तो क्या ये आपको याद नहीं होने चाहिए? बिल्कुल याद होना चाहिए। एक बॉक्स के अंदर बना के भी लिख दोगे ना, डेमोक्रेटिक, इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट, रिप्रेजेंटेटिव, मल्टीलेटरल, तो ही उसका एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट बनता है एग्जामिनर के ऊपर कि क्या लिखा है। इज़ वेरी इंपेरेटिव फॉर द 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, क्योंकि हाँ 2 पावर्स तो हमारी ऊपर साइड में हो गई है, कहीं ना कहीं चाइना जो है वो रशिया का सपोर्ट देता जा रहा है, क्योंकि वो भी यूएस के अगेंस्ट में ही है। तो जो रिसेंट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या क्या हाइलाइट्स दिए थे। पहली बात उन्होंने हाईलाइट किया था डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन और डिसाइसिवनेस, निर्णय लेने की क्षमता, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, इन तीनों को उन्होंने फोकस किया था। और आपके प्राइम मिनिस्टर एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए, आप ये आंसर में लिख सकते हो। देखो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के लिखते नहीं है कि मैं सोच के लिखूँ, उनके पास एडवाइजरी बोर्ड होता है बहुत बड़ा सारा, वो ब्यूरोक्रेट्स का ही होता है, जर्नलिस्ट का होता है, प्रोफेसर्स का होता है, रिसर्चर्स का होता है, वो उनके एडवाइजरी काउंसिल के अंदर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो उनको आइडिया देते हैं कि आप इन तरह के वर्ड्स का यूज़ कीजिए। अब आपको क्या लगता है, हाउडी मोदी का जो इवेंट था वो किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? नमस्ते ट्रम्प का इवेंट था, किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? हमारा जो इंडियन कमीशन यूएस के अंदर है वो हेल्प करता है, ठीक है। वहाँ पर जाके प्राइम मिनिस्टर की क्या स्पीच होगी, यहाँ पर आने के बाद नमस्ते ट्रम्प को कौन ऑर्गेनाइज़ करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज़ करता है। वो आइडियाज़ देते हैं कि आप, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने नमस्ते ट्रम्प के अंदर एक बड़ा अच्छा वर्ड का यूज़ किया था, इंडिया अमेरिका, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव, ठीक है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी के खुद के दिमाग में आया होगा? मे बी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब का काम किसका होता है? मिनिस्ट्रीज़ का, हाई कमीशंस का, वो इन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। और वही लोग होते हैं जो आपके पेपर बनाते हैं, वही लोग होते हैं आपके पेपर चेक करते हैं। तो ऐसे वर्ड को यूज़ करना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। कॉल्ड फॉर ए प्लेटफॉर्म फॉर द नैम कंट्रीज टू पूल एक्सपीरियंसेस टू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्राइसिस मैनेजमेंट टुगेदर। उन्होंने ये कहा है कि भैया देखो नैम जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम सबके एक्सपीरियंसेस को पूल करेंगे, यानी कि एक साथ लेकर आएंगे, सबकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको मिलाएंगे, एक क्यूमुलेटिव सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, तो हम इस क्राइसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। हमारी रिसर्च, हमारे रिसोर्सेज, हम सबको इनको शेयर करने की ज़रूरत है। Starting NAM as World Moral Voice, he called for an inclusive and cooperative global response from all the NAM countries in line with the founding principles. पंचशील को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम सबको साथ में मिलकर बढ़ना चाहिए आगे, और इतने बड़े क्राइसिस को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं हम लोग अगर हम मिलकर काम आगे बढ़ें तो। उन्होंने रेफ़र किया था कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद वगैरह हो गया, ये फेक न्यूज़ हो गई, डॉक्टर्ड वीडियोज़, जो एडिटेड वीडियोज़ होती हैं, नकली वीडियोज़ होती हैं, ये आज के टाइम में कम्युनिटी और कंट्री के लिए बहुत ही डेडली वायरस है जो हम सबको डिवाइड करने में लगा हुआ है। पॉइंटिंग और अच्छा, ये उन्होंने क्यों किया था ना डॉक्टर्ड वीडियोज़ वाला, क्योंकि कश्मीर को लेकर 370 जब हमने हटाया था तो बहुत सारी डॉक्टर्ड वीडियोज़ थी जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई थी, और ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो इंडिया में रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि डॉक्टर्ड वीडियोज़ है सारी की सारी। Pointing out limitations of existing international system, he stressed on the need of international institutions that are more representative and inclusive. उन्होंने कहा कि ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, इवन नैम भी बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ इनकी लिमिटेशंस है जिनको ध्यान में रखते हुए हमको इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा, ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। Suggested to promote human welfare and not focus on economic growth alone, ठीक है। हाईलाइटिंग इंडियन इनिशिएटिव्स जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ना करें, हम लोग ह्यूमन वेलफेयर को भी आगे लेके चले, ठीक है, मनुष्य का उद्धार उसको भी आगे लेके चलें। उन्होंने बताया कि जैसे इंडिया ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा लॉन्च किया है 21 जून को, तो ये एक इनिशिएटिव था। बेसिकली ये आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर जी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। ही सेड कि हमारे पास टॉयलेट डे तक भी होता है, लेकिन योगा को लेकर कोई डे नहीं है हमारे पास। तो 21 जून को इसलिए क्योंकि 21 जून जो होता है वो ईयर का लॉन्गेस्ट डे होता है, इसलिए इस दिन को चूज़ किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये हमारे गुड़गांव में है, आपको पता हो, गुरुग्राम बोलते हैं इसको। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मेंबर बनने की ना कंडीशन है, आप ट्रॉपिकल कंट्री होने चाहिए हो, ठीक है। ये आपका इक्वेटर हो गया बीच वाला, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो रीजन है ना, ये कंट्रीज़ जो हैं ये इसके मेंबर बन सकती हैं। दूसरी कंट्रीज़ जो हैं इनके बियॉन्ड टेम्परेट वाली और जो पोलर वाली हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं, बट उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। और फ्रांस ने इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये मेरा आपसे सवाल है कि फ्रांस ने इंडिया के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर क्या मेजर रोल प्ले किया है?
ये आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। हमारे जो अगले टॉपिक्स होंगे वो होंगे बहुत छोटे छोटे ही हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, न्यू सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग और ओपन स्काईज ट्रीटी। तीनों ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक छोटी सी वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएंगे।